नमस्कार, स्वागत है आपका गाइडर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, हल प्राप्त करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से संबंधित सवालों का हल प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे हल इनका कैसे हल होता है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आखिर है क्या। हम इसके पहले के वीडियो में भी हमने यहाँ पर देखा है कि ये सब हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार एग्जाम्पल्स के थ्रू बता देता हूँ कि होता क्या है। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है 37। यदि मैं 37 को 3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद ये 7 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6। इसके बाद आ जाएगा ये 6, 1। यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, तो ये है भाज्य, सॉरी ये क्या है भाजक, ये क्या है भाज्य, ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल। तो हम इस 37 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 37 बराबर क्या होगा 3 गुणा 12 प्लस 1, जहाँ 37 क्या है भाज्य है, 37 क्या है भाज्य, 3 क्या है तो 3 है भाजक, 12 क्या है 12 है भागफल, और 1 क्या है 1 है शेषफल। यदि हम इसे संकेत के रूप में व्यक्त करें तो 37 को यदि हम a लिख दें और भाजक को b लिख दें तो भागफल जो है q और शेषफल हो जाएगा रिमाइंडर r। तो देखिए हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बातें आपको नोट करना। देखिए, आपने भाजक से भाज्य को तब तक विभाजित किया कि शेषफल या तो आपको 0 मिल जाए या तो भाजक से छोटा हो जाए। यहाँ पर देखिए ये जो भाजक है वो b है, भाज्य a है, भागफल q है और शेषफल r है। तो यहाँ भी कंडीशन क्या लागू होती है भाई? कंडीशन क्या हो जाएगी, जहाँ b जो है क्या होगा b से छोटा होगा r, और r को कब तक प्राप्त करते हैं? r को तब तक प्राप्त करते हैं जब तक कि वो 0 के बराबर ना हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये जो प्रक्रिया है यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, इसका कथन क्या है? तो इसका कथन की यदि हम बात करें तो इसका कथन क्या है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि पेपर में कई बार इसका कथन ही पूछ लिया जाता है। कथन क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ठीक है, ये दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। और देखिए a और b के लिए क्या लिख सकते हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी और हमेशा b यानी भाजक से छोटी प्राप्त होगी। ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का कथन है। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में किन किन चरणों के द्वारा
इसका प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग दो संख्याओं के HCF, दो संख्याओं के HCF महत्तम समापवर्त की गणना में किया जाता है। ठीक है। अब इसकी गणना के लिए कौन कौन से चरण उपयुक्त होंगे भाई, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी गणना के लिए कौन कौन से चरण उपयुक्त। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना है कि दी हुई संख्या में कौन बड़ी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन बड़ा है या कौन बड़ी है। इसके बाद आपको इन दोनों संख्याओं में क्या लगाना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है। इसके बाद जो बड़ी संख्या है आपको कहाँ रखना है, उसे इक्वल के लेफ्ट साइड रखना है। इसके बाद जिससे भाग देना यानी जो छोटी संख्या है उसका प्रयोग यहाँ पर करना है। ठीक है। इसके बाद एक आपका भागफल मिलेगा Q, और जो भी शेषफल प्राप्त होता है R, आप उसे लिख दीजिए। यदि R की वैल्यू शून्य हो जाए तो ये जो B के प्लेस में जो संख्या प्राप्त होगी यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी दी हुई संख्याओं का HCF क्या होगा, यही होगा। किंतु यदि R प्राप्त ना हो तो क्या करेंगे, R प्राप्त ना हो तो इस B के प्लेस में तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, इस B के प्लेस में जो भी संख्या होगी उसे यहां पर रखना है और R से क्या करना है, डिवाइड देना है। R से क्या करना है, भाग देना है, और आपको पुनः Q मिलेगा और रिमाइंडर R मिलेगा। यदि आपको पुनः R इक्वल टू 0 नहीं प्राप्त होता तो यही प्रक्रिया आप आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक कि R बराबर 0 प्राप्त ना हो। जैसे ही आपको R बराबर 0 प्राप्त होता है, आप जो B के प्लेस वाली संख्या है आप उसे आंसर लिख दीजिए। वही आपका क्या होगा, दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्त होगा। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देखिए, मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। जिसका पहला प्रश्न क्या है कि 135 और 225 ये दो संख्याएं दी हैं, इनके HCF की गणना करना है। किसकी गणना करनी है, HCF की गणना करनी है। ठीक है। चलिए तो यूक्लिड एल्गोरिदम क्या है आप पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, यहां पर मैं S1 लिख देता हूं। S1 यानी हमारा हो जाएगा ये स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या खास है भाई, तो आप देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो सीधी सी बात है 225 बड़ा है 135 से। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 225 में 135 का आप जैसे ही भाग देते हैं तो आपको भागफल प्राप्त होगा। भागफल कितना प्राप्त होगा, देखिए 135 और 225, 135 दूनी भी कितना हो जाता है 270। तो सीधी सी बात है आपको क्या करना होगा, 1 का गुणा करना होगा। इसके बाद आपको रिमाइंडर प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 90। तो आपको इस प्रकार से क्या करना, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है और आपको सेकेंड स्टेप में ये आपको महत्वपूर्ण क्रिया करनी है। इसके बाद आपको देखना है जो r इक्वल 90 है और हमें क्या चाहिए, r की वैल्यू 0 चाहिए। चूंकि यहाँ पर r की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अतः हम क्या करेंगे, फिर से जो b के प्लेस वाली वैल्यू है और r
हम क्या करेंगे स्टेप 3 में इन पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। यानी 135 में किसका भाग दे देंगे, 90 का भाग देंगे। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, 90 दूनी वो 90 एकम 90 धन कितना आ जाएगा 45 बराबर कितना हो जाएगा 135। पुनः आप देखिए चूंकि इस स्टेप में भी r की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अतः हम स्टेप 4 लिखेंगे और स्टेप 4 में क्या करेंगे 90 और 45 में क्या करेंगे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो आप पाएंगे कि 45 दूनी 90 धन 0, आपके यहाँ पर r की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाती है। अतः जो b के प्लेस वाली वैल्यू है, जो भाजक है, भाजक ही क्या होगा, भाजक ही इसका HCF होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है 135 और 225 का HCF 45। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से HCF की गणना करनी। किसकी गणना करनी है, HCF की गणना करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या कर लें भाई, हमारा स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, 38,220 बड़ी है 196 से। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सीधी सी बात है 38,220 में किसका भाग दे देंगे हम 196 का भाग देंगे। जैसे ही 196 का भाग देते हैं हमें क्या प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा। देखिए चूंकि आप इसके बाद डिवीजन करेंगे, भाग देंगे, तो आपको भागफल कितना प्राप्त होगा 195 और शेषफल प्राप्त हो जाएगा 0। चूंकि सेकेंड स्टेप में ही हमें r इक्वल 0 प्राप्त हो गया है, अतः जो भाजक है, जो b की वैल्यू है वो है 195, यही क्या होगा आपका HCF होगा। यानी 196 और 38,220 का HCF कितना प्राप्त होगा 195, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न क्या है भाई, तो तीसरा प्रश्न है 867 867 और 255 का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल हम कैसे लिखेंगे। तो हमारा स्टेप 1 क्या है, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 867 बड़ी है 255 से। अब हमने देख लिया कि कौन संख्या बड़ी है, तो सीधी बात है क्या करेंगे 867 में 255 का भाग देंगे, जो भी हमें क्या प्राप्त होगा भागफल, हम उसे यहाँ पर लिख देंगे। आप करके देखिए भागफल कितना प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे कि हम इसे 3 बार गुणा करें, 255 गुणा 3 करें, इसके बाद भी हमें कुछ शेषफल प्राप्त हो जाता है जिसका मान है कितना है 102। यहाँ पर चूंकि r की वैल्यू नहीं है 0 के बराबर, अतः हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा, जो देखिए जो b की वैल्यू भाजक की वैल्यू है और जो रिमाइंडर है, हम क्या करेंगे उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे और भाजक में शेषफल का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा लगभग 2। इसके बाद इसमें हम कितना जोड़ दें 51, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 255। पुनः चूंकि r की जो वैल्यू है वो 51 है, जो कि नहीं है बराबर 0 के, तो हम किसका प्रयोग करेंगे स्टेप 4 का प्रयोग करेंगे। स्टेप 4 में किसके लिए लगा देंगे 102 और 51 में लगा देंगे। अब आप देखिए 51 गुणा 2 जैसे ही करते हैं तो आपको रिमाइंडर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। अतः जो भाजक की वैल्यू है, जो b की वैल्यू है, वही क्या होगी
आपका आंसर होगा वही दी हुई संख्याओं का HCF होगा। और वो संख्याएं कौन सी हैं? 867 और 255। तो आपको एक और आंसर प्राप्त हो जाता है B इक्वल 51, जो कि 867 और 255 का क्या है? HCF है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए, अपनी बुक में देखिए, यहां पर प्रश्न क्रमांक 2 दर्शाया गया। प्रश्न क्रमांक 2, आप इसे एक बार जल्दी से पढ़िए और देखिए कि क्या है ये पाठ, ये प्रश्न क्या है। तो यहां पर क्या कह रहा है भाई, देखिए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। देखिए क्या क्या कह रहा है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में क्या होता है? होता है। देखिए यदि हम इन सब को एक संख्या a के द्वारा निरूपित कर दें, किसके द्वारा निरूपित कर दें? a के द्वारा, तो यहाँ पर इन सब में b क्या है? कॉमन है। तो एक संख्या a के लिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी 6। और हमने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में a इक्वल होता है BQ+R, जहाँ R की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? जहाँ जो R की वैल्यू है वो हमेशा B से छोटी होगी और 0 से बड़ी और बराबर होगी। तो देखिए आप यदि इस एल्गोरिदम में क्या करते हैं, देखते हैं, तो R के लिए क्या प्रयोग हो जाएगा भाई? R की वैल्यू 6 से क्या होगी? छोटी होगी, 6 से छोटी और 0 से बड़ी होगी। तो R के क्या क्या मान प्राप्त हो सकते हैं? R के मान प्राप्त हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यही कुछ प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखिए इनके मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो पहली संख्या कौन सी प्राप्त होगी? a इक्वल 6q+r की वैल्यू 0 है। इसके बाद आप देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6q+r की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसके बाद देखिए a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 6q+2 प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए यदि b कितना है? 6 है, 6 है, तो यहाँ पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 6 के गुणज में होगी। और 6 के गुणज में क्या हो जाएगा? 6 की टेबल। तो 6 की टेबल को यदि हम लिखें 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60, यदि हम इस 6q मान लेते हैं, ये कितना है? 6 एकम 6, q की वैल्यू मान लेते हैं 1 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 6। यदि हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 7। यानी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, जब तक कि हम 1 ऐड नहीं कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, तब तक आपको कोई विषम संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न में दी हुई संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्या? अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः जो 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये सारी संख्याएं कैसी हैं? विषम पूर्णांक के रूप में प्राप्त होंगी, विषम पूर्णांक के रूप में हमें मिलेंगी और हम इन्हें इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है? प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है? आप पढ़िए जरा। तो प्रश्न क्या कह रहा है? किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। दोनों समूहों को संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जिसमें वो मार्च कर सकें।
हमने अभी महत्तम समावर्त की परिभाषा में देखा था कि दी हुई संख्याओं को विभाजित करने वाली वह सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर भी देखिए आप अपने प्रश्न में क्या कह रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें काउंट करना है 616 और 32 का HCF। हम यहाँ अपने पुराने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, किंतु हमने यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्टेप 1 लिख लेते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है भाई, तो स्टेप 1 में लिखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, तो 616 बड़ी है 32 से। इसके बाद आप स्टेप 2 की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 616 में 32 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जो भी आपका शेषफल प्राप्त होता है, कितना शेषफल प्राप्त होता है, वो सॉरी कितना भागफल प्राप्त होता है, तो प्राप्त हो जाएगा आपको 19 और शेषफल प्राप्त हो जाएगा इसके लिए 8। चूंकि यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, चूंकि r की वैल्यू 8 है जो कि बराबर नहीं है 0 के, अतः क्या लिखेंगे आप, स्टेप नंबर 3 और 32 में किसका भाग दे देंगे, 8 का भाग देंगे। तो क्या आ जाएगा, 8 चौके 32 धन 0। अब चूंकि स्टेप नंबर 3 में आपको r की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई है, अतः जो भाजक है, भाजक b वो क्या है, कितना है, 8 है, और यही क्या होगा आपका 616 और 32 का महत्तम समापवर्त होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक कितना है, प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, आप इसे पढ़िए जरा। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान देना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, x है। मान लेते हैं सपोज दैट धनात्मक, कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है, धनात्मक पूर्णांक है x। ठीक है, का वर्ग, का वर्ग क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ये आपका प्रश्न है। तो मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, x है। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो आपको इन दोनों से ये अंदाजा हो गया है कि जो भाजक की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो हम यहाँ पर लिख लें कि मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब यह किसके रूप में होगा भाई, तो यह होगा 3q के रूप में, 3q प्लस 0 के रूप में, या ये हो सकता है 3q प्लस 1 के रूप में, या ये हो सकता है 3q प्लस 2 के रूप में। जहाँ q क्या है, q है भागफल, q क्या है भागफल, 0 क्या है शेषफल है, 1 क्या है शेषफल और 2 भी क्या है शेषफल है। अब देखिए क्या कह रहा है, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी 3q का वर्ग, 3q का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 9q के वर्ग के बराबर होगा। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखिए भाई 3q स्क्वायर भी क्या है, एक m की वैल्यू है, m क्या है, m क्या है, m कोई भी पूर्णांक है, तो 3q स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख दें, 3q स्क्वायर इक्वल m प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना प्राप्त हो जाता है हमें, 3m प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए कि 3q प्लस 1 के स्क्वायर की बात करें तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, इसके बाद देखिए हम इसको इस प्रकार जमा लें, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ पर देखिए q क्या क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3q, तो यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। देखिए चूंकि m कोई भी पूर्णांक है, m क्या है कोई भी पूर्णांक है, तो 3q प्लस 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। अतः 3q या 3q क्या हो जाएगा m, एक मिनट, इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं q इंटू 3q प्लस 2 को क्या लिखा जा सकता है m लिखा जा सकता है, और धन एक तो पहले से है, तो आपको पुनः एक संख्या प्राप्त हो जाती है 3m प्लस 1। अतः हम यहाँ पर क्या लिख दें, अतः प्रश्न का कथन आप पुनः उतार दीजिए या दोहरा दीजिए, तो आपका हल प्राप्त हो जाएगा। देखिए आपको करना क्या है इस प्रकार के सवालों में, इस प्रकार के सवालों में आपको यहाँ पर ये देखना है कि m के लिए जो वैल्यू कितनी दी है। यदि 3 है तो आपको क्या करना है 3q प्लस 0 लिख दीजिए, 3q प्लस 1 लिख दीजिए, 3q प्लस 2 लिख दीजिए, और इसके बाद क्या कर दीजिए उनका स्क्वायर कीजिए। यदि घन कह रहा तो आप घन कर दीजिए, और उसके हिसाब से आप अपने सवाल को जमा लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एक प्रश्न हल हो जाता है, आपको एक सॉल्वर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां क्या है। प्रश्न क्रमांक 5वां क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 5वां कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। किसके द्वारा दर्शाना है भाई, किसके द्वारा दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा हम इसे बताना है। तो पुनः हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है x। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है x, जिसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो जिसे हम लिख सकते हैं 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी 3q का जो घन है वो किसके रूप में होना चाहिए, 9m के रूप में होना चाहिए। 3q प्लस 1 का घन किसके रूप में होना चाहिए, 9m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। 3q प्लस 2 का घन किसके रूप में होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए। तो आप सीधे सीधे कर दीजिए, 3q का घन कर दीजिए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 27q की पावर 3, यही प्राप्त होगा। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए 9 इंटू 3q की पावर 3, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। m तो भाई कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो इस पूरे संकेत को आप लिख दीजिए m, तो ये हो जाएगा m, और यहाँ पर लिख दीजिए जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q की पावर 3। ठीक है, इसी प्रकार क्या कर दीजिए आप 3q प्लस 1 का घन लिख लीजिए। आप इसे कैसे करेंगे, तो देखिए आप जानते हैं a प्लस बी की पावर 3 का हल क्या होता है, तो यहाँ पर हम कर दें a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b की पावर 3।
तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 27 क्यू की पावर 3 प्लस यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या जाएगा 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 9 क्यू को, किसको कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम 9 क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्या जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 3 क्यू प्लस 1 प्लस 1। तो देखिए हमने अभी बोला कि 9 तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो इस पूरे को हम क्या लिख दें, इस पूरे को क्या लिख दें, हम m लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, यानी जो x है 3 क्यूब प्लस 1 की घात 3 वो 9m प्लस 1 के रूप में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम क्या कर दें 3q प्लस 2 की पावर 3 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या दर्शाना है 9m प्लस 8 के रूप में हमें यहाँ से व्यक्त करना है। तो पुनः आप क्या कर दीजिए a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b, यही होगा ना, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होगा b की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा आपको 27 q की पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 9 9 × 27 दूनी 54 q प्लस ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18 चौके 18 दूनी 36। तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें कितना प्राप्त होगा 36q प्लस 2 की घात 3 कितना होगा 8। अब यहाँ से आप क्या इस सब में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इस सब से आप कॉमन निकाल सकते हैं 9q कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6q प्लस 4 है ना प्लस 8। चूंकि m क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है, अतः हम क्या लिख सकते हैं 9 को, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं m प्लस 8। यानी हमारा जो कथन है वह सिद्ध होता है। हमारा कथन क्या है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यह हमारा क्या हो गया कथन, हम इसे सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न के हल अच्छे से समझ में आ चुके हों। यदि नहीं आए हैं तो आप हमारी ऑफलाइन कक्षाओं में आकर आप इनसे पुनः इसे पूछ सकते हैं और हम इसे और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।